Hi friends, welcome to our podcast channel. My name is Dhirendra, and once again I am here with my co-host Sumit. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम दोबारा आए हैं एक नए एपिसोड के साथ। धीरेंद्र, ये एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सिचुएशन टुडे इज़ नॉट गुड ऑल। तो स्पेशली अगर मैं वॉर की बात करूँ, वॉर जिस डायरेक्शन में जा रही है, राइट। सो देर आर मैनी न्यूज़ ऑन सोशल मीडिया, और वैसे भी हम बहुत सोर्सेज से न्यूज़ सुनने को आती है। अभी वॉर लाइक सिचुएशन है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी शायद ये मेरा थॉट है कि बहुत जल्दी कुछ ना कुछ हो सकता है कि कुछ इस तरीके से इस वॉर का जो पैरामीटर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। तो धीरेंद्र, अगर मैं बात करूं और आपके थॉट्स जानना चाहता हूं कि इस वॉर की बात करें तो ये वॉर किस डायरेक्शन में जा रही है, स्पेशली जो हमारी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, और इसका अफेक्ट जो वॉर का पड़ रहा है अलग अलग पैरामीटर्स में। तो आप इस पे कुछ अपना थॉट रखना चाहेंगे, और थॉट रखना चाहेंगे तो आप किस इस वॉर को कहाँ देखते हैं कि वॉर किस डायरेक्शन में जा रही है? तो सुमित, जैसे कि हमने एक लास्ट पॉडकास्ट भी बनाया था जब ये जंग स्टार्ट हुई थी, हमने बोला था कहीं वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट तो नहीं हो गया, सिग्नल तो नहीं है। और कहीं ना कहीं उस समय तेल का खेल नजर आ रहा था कि भाई, जो कि अभी भी है सच्चाई के, यूएस जो है पहले वेनेजुएला पे उसने अटैक किया। वो भी वहाँ, क्योंकि वो जो जितना भी उनका ऑयल प्रोड्यूस करते थे वो मैक्सिमम चाइना को दे रहे थे। और ईरान का भी सेम हुई था, जो चाइना का जो मैक्सिमम ऑयल इंपोर्ट होता है ऑलमोस्ट 60% वो ईरान के थ्रू ही होता है। अब अब बात तेल की नहीं रही है, अब बात तेल से कहीं आगे जा चुकी है। क्योंकि जब हमने सोचा था कि यार ईरान के साथ वॉर हो रहा है, ये लड़ाई हफ्ते 2 हफ्ते या 3 हफ्ते चलेगी, उसके बाद इनमें आपस में कुछ हो जाएगा, बट ऐसा सेटलमेंट नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। बट मुझे ऐसा लग रहा है धीरेंद्र, कहीं ना कहीं बात अब ईगो की आ गई है, और नाक की बात जिसे कहते हैं वो आ गई है। नाक की तो बात आई है, और अब उसमें पता है प्रॉब्लम क्या हुई है मेन, जो मुझे लगता है एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू, जो मुझे एक्चुअल में लग रहा है, जो सबसे ज्यादा पता है प्रॉब्लम किसको हुई है, जो सबसे ज्यादा, जिसको मैं बोलूंगा आर्थिक संकट आएगा आने वाले टाइम में, फाइनेंशियल लॉस जिस कंट्री को सबसे ज्यादा हुआ है, वो हुआ है मिडिल ईस्ट को। मिडिल ईस्ट ने भी कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ कभी ऐसा होगा। एंड मिडिल ईस्ट में आई थिंक यूए की हम बात कर रहे हैं। हाँ, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इनकी सबसे ज्यादा पिटाई हुई है। पिटाई ऐसे नहीं कि उनके ऊपर मिसाइल तो डाली गई है, मिसाइल एग्जैक्टली उनके ऊपर नहीं डाली गई, वो अमेरिकन जितने भी सेंटर थे वहां पर, या उनके जो उन्होंने अपने बेस बना के रखे हुए थे, उन पे हुआ है। लेकिन उसकी वजह से हुआ क्या, देखो मैं आपको ना समझाने की कोशिश करूंगा सुमित, तो ये आपके लिए भी है गाइस। आप अगर मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब ये वॉर सुमित स्टार्ट होता है तो सबको लग रहा था कि यूएस तेल पे कब्जा कर लेगा, वो घुटने टेक देंगे और सारा मामला है खत्म हो जाएगा, सब कंट्री को यही लग रहा था। अब हुआ क्या है, उसकी वजह से ना पूरा मिडिल ईस्ट, जहां पर मिलेनियर बिलेनियर जाके इन्वेस्ट करते थे, और हम आप भी यही कहते थे हमेशा कि भाई दुबई इज द सेफेस्ट स्पेशली कंट्री। बॉलीवुड में देखो ना, बुर्ज खलीफा, वहाँ पे लोगों ने बहुत इन्वेस्ट कर रखा है। कम टू दुबई, कम टू दुबई, हाँ, सभी स्पेशली। बोलते थे। और गोल्डन वीजा, और हमें भी लगता था, एक बार तो मैं भी सोच रहा था कि यार दुबई में अपना घर, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग सोचते थे ये कंट्री सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। राइट। क्योंकि इसको कभी कुछ नहीं हुआ, एक तो वो मुस्लिम कंट्री है, ऊपर से वहां पर जितने भी अमेरिकन है उनका इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा था। अमेरिकन में ही बोलूँ तो यहूदियों का मैक्सिमम फ्रॉम इजराइल या अमेरिकन, और जितने भी डेटा सेंटर बने अभी वहां पे, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो अमेरिकन कंपनी का रहा है। जितने भी डेटा सेंटर वहां पे खोले हैं ना अभी रिसेंटली एआई के, वो लगभग वहीं पे ओपन किए हैं, क्योंकि उनको लगा है सेफेस्ट कंट्री है। और किसी की हिम्मत नहीं होगी भाई दुबई पे कभी कोई हमला करेगा, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन मुस्लिम कंट्रीज की तो थी, उनको जो लगता था हम सब मुस्लिम कंट्री है मिडिल ईस्ट पूरा, साथ में यूएस की भी सपोर्ट थी। तो मैं अगर कहना चाहूँ धीरेंद्र, उसमें एक तो टूरिज्म, ऊपर से इन्वेस्टमेंट वहाँ पे, ऊपर से सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ये सब पैरामीटर्स मिला के दुबई या यूएई को हम लोग बहुत ही सेफ और एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म समझते थे। और खैर अभी भी है, बट इस सिचुएशन की बात करें तो धीरेंद्र वही आप कहना चाह रहे हैं, आई थिंक सो। और उसके अलावा सुमित एक बड़ी बात और हुई है जो मैं बताना चाहूंगा।
वॉर हुआ, जैसे कोविड आया था ना, तो कोविड सारी कंट्री में आया। यही सोचो अगर कोविड सिर्फ चाइना में रहा होता राइट। तो चाइना का नाम बदनाम होता कि भाई अब लोग, क्योंकि वहां पर ही हुआ है कोविड जैसी महामारी फैली है, तो लोग चाइना जाना बंद कर देते, क्योंकि शुरू चाइना से हुआ था और हम लोगों को लगता था भाई चाइना के अंदर ही हुआ है। लेकिन धीरे धीरे वो पूरे वर्ल्ड में आया। तो आज चाइना को कोई याद नहीं करता कि चाइना में ही हुआ था, हुआ सब तो लोग ऊपर से उभर गए, तो चाइना का नाम खराब होने से ही बच गया। अब यहाँ पे अब हुआ हम क्या, कहते हैं कि कोविड जो है इट वाज अ ग्लोबल, राइट, ग्लोबल, ग्लोबल था, हर जगह फैला, तो जहां से ओरिजिनल था चाइना को, कहीं ना कहीं हम लोगों वो के छुप गया, वेग हो गई मेमोरी। ग्लोबल पेंडेमिक उसको घोषित कर दिया WHO वगैरह ने, सबने। अब होगा क्या सुमित, अब मिडिल ईस्ट को तो पता चल गया भाई हम तो बर्बाद हो गए हैं। अगर मिडिल ईस्ट अब ये चाहेगा, और जो ओपनली वो बोल रहा है यूएस को, जितने भी मिडिल ईस्ट की कंट्री, चाहे वो कतर ले लो, चाहे वो आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ले लो, वो सब ये कह रहे हैं कि भाई ईरान को ना खत्म कर दो। अब वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप ये सोचो सुमित। बट मैं धीरेन्द्र इससे पहले कहना चाहूंगा कि ईरान ने भी बहुत अच्छा सेटबैक दिया है और बहुत अच्छा फाइट बैक किया है, मतलब मेरे ईरान के व्यू भाई से। वो लड़ाके हैं। वो पिछले 30 साल से जब इराक के ऊपर अमेरिका ने हमला किया ना सुमित, तब से, जब सद्दाम हुसैन को उन्होंने, कत्ल ही कहूंगा मैं तो, मारा है, जब से ईरान ने अपनी तैयारी चालू कर दी थी मिसाइल बनाना। उनको पता था कल को अगर हमारे ऊपर कोई टारगेट करेगा तो एक अमेरिका है जो तेल के लालच में आके हमारे ऊपर हमला जरूर करेगा। तो उन्होंने अपनी तैयारी 30 साल पहले ही, अमेरिका को भी नहीं इतना आइडिया था कि इतनी सारी इनके पास मिसाइलें होंगी, लेकिन अमेरिका को ये भी पता है कि कहीं ना कहीं इनकी बैक से फंडिंग हो रही है। अब उसने चाइनीज करेंसी में क्यों मांग रहे हो कि भाई आप तेल लेके जाओ लेकिन चाइनीज करेंसी में पैसे दो, क्योंकि जो चाइना उसको सपोर्ट कर रहा है किस तरह से उसको, चाहे वो मैं बोलूं सप्लाई। या ड्रोन बोले या बैलिस्टिक मिसाइल बोले, कहीं ना कहीं वो चाइना के थ्रू भी आ सकती है और उनको करेंसी पे भी करना है उनको, तो करेंसी उनके पास होगी तो पे करेगा वो। अब मिडिल ईस्ट अब ये चाह रहा है, उन्होंने यूएस को ये बोल दिया कि भाई आप ईरान को खत्म कर दो। अब उनको पता है मिडिल ईस्ट को, अगर ईरान रह गया तो उनके लिए फ्यूचर में खतरा रहेगा, और जितने भी इन्वेस्टर है वो जिंदगी में, या जितने भी टूरिस्ट हैं, जब तक ईरान वहां रहेगा वो जिंदगी में जाने के लिए डरेंगे, क्योंकि यार इनकी तो आपस में कभी भी होगी। ईरान क्या करेगा, सबसे पहले दुबई पे हमला करेगा, मतलब स्टेन लग जाएगा उन पे, धब्बा लग जाएगा। अब ईरान को खत्म करना इतना आसान तो होगा नहीं यूएस के लिए, अब वो गले की हड्डी बन गई है, ना वो निगल सकता है ना वो बाहर कर सकता है। अब यहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई है, अब तेल की बात नहीं रही यहाँ पे, क्योंकि यूएस से हमेशा सोचता है मैं सुपर पावर, जिसको मर्जी जाके घर में जाके मार सकता हूँ, और एक्चुअल में है वो सुपर पावर। हमसे कई देशों से 50 साल आगे की टेक्नोलॉजी है उनके पास, जो हम सोचते भी नहीं वो सब उनके बट पास। उसके साथ साथ रशिया भी, आई थिंक इट्स आल्सो रशिया भी है, लेकिन अभी आप सोचो बट रशिया का इतना इन्वॉल्वमेंट और इतना विजिबिलिटी अभी नहीं उसका हो रहा कारण है सुमित, सबको पता है कि वॉर जब होता है तो दूर रहो तो अच्छा है। समझदार आदमी वॉर से हमेशा दूर रहता है। जैसे इंडिया का, इंडिया बिल्कुल न्यूट्रल होकर बैठा हुआ है। इंडिया की मैं कहीं ना कहीं प्रशंसा करूँ, वो भी न्यूट्रल होकर बैठा, उसको पता है मैंने अगर रशिया को सपोर्ट किया, ईरान को सपोर्ट किया, यूएस से मरना था ही। तो इंडिया की दुश्मन सिचुएशन ऐसी है, न्यूट्रल में क्या होता है कि बंदा ये तो न्यूट्रल है, इसको जल्दी से कोई हाथ नहीं डालेगा, लेकिन अगर तुमने एक तरफ पक्ष ले लिया तो तुम टारगेट में जल्दी आओ सामने। तो ये भी कहीं ना कहीं उनकी अपनी राजनीति है। बट मैं उस पर आ रहा हूं कि अब यूएई क्या चाहेगा, अब होगा क्या। देखो फ्यूचर में दो चीजें होंगी, या तो ईरान पे कब्जा हो जाएगा अमेरिका का, अगर कब्जा नहीं होता तो ईरान, यूएस क्या करेगा, अब उसको खत्म करने के लिए, अपनी नाक की सुपर पावर बने रहने के लिए वो क्या काम करेगा, हो सकता है, दैट्स माय अजम्पशन, मैं गलत भी हो सकता हूं, बट मुझे क्या लगता है वो कुछ भी करके ईरान को खत्म करेगा। हो सकता है उस पर न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दे, हो सकता है ऐसा। उसको जब कुछ और नहीं सूझेगा ना, भाई ट्रम्प तो सन की आदमी है, मैंने लास्ट अपने पॉडकास्ट में बोला था, ही इज सन की, ही इज स्नेक पर्सनैलिटी, वो कुछ भी बोलता है कुछ भी करता है। अभी उसने बोला है कि आपको सिर्फ यहाँ से 48 घंटे है, मैं न्यूज देख रहा था, उसने बोला सिर्फ 48 घंटे है लास्ट, आप मुझे बता दो डील साइन कर रहे हो ठीक है, वरना मैं आपके ऊपर इतने बॉम्ब गिरूंगा, आपका डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिसिटी, आपके पावर जितने भी जनरेशन प्लांट है, मतलब बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाएगा पूरा ईरान। और लोग वहां के जो 85 लाख लोग वहां ईरान में रह रहे हैं उन सबकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। या तो ऐसा होगा, या दूसरा होगा, जैसी उसने करने की कोशिश करी रशिया और चाइना, आप कहना चुप बैठे, वो चुप नहीं बैठे, वो पीछे से, पर्दे के पीछे से खेल खेल रहे हैं। अभी वो फ्रंट पे नहीं आ रहे, लेकिन जिस दिन ईरान पे बहुत बड़ा हमला हो गया, ये आ जाएंगे पर्दे के पीछे से बाहर। अब होगा क्या उसके बाद की कहानी, ये तो मुझे लग रहा है वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ, जिस तरह के से आप बता रहे हैं। मिडिल ईस्ट वही चाह रहा है कि या तो वर्ल्ड वॉर हो
ताकि वही वाली पेंडेमिक वाली कि जहां से वो ओरिजिनेट हुई हम बदनाम ना हो, क्योंकि मिसाइल तो भाई सब पे अटैक हुए थे भाई उस समय। तो ये नहीं लगेगा ना उसको, फिर तो यह नहीं लगेगा ना दुबई दुबई खत्म हो गया। मतलब स्टे नहीं लगेगा, फिर हाँ, तो फिर लगेगा तो कि सब ये पे, ग्लोबल फिर तो इंडिया में भी बम फटे है। भाई, वहां भी बम फटे, सब जगह के मिलियनियर जाके इन्वेस्टर थे, सब चले गए सब जगह से। राइट। अब मिडिल ईस्ट ये चाहेगा तो ईरान खत्म हो जाए, तो हमारी सुरक्षा के लिए भी सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि और देश तो कुछ जल्दी से कुछ कच करेगा नहीं, और उधर अमेरिका और पास आ जाएगा, ईरान पर कब्जा हो जाएगा, तो सारा कुछ अमेरिका के कंट्रोल में हो जाएगा। और यूएस चाहता भी यही है कि हमारे कंट्रोल में हो जाए, और यूएई तो शुरू से उनके कंट्रोल में है। राइट। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वर्ल्ड वॉर होगा, फिर मिडिल ईस्ट चाहेगा कि भाई ये जंग अब आगे बढ़े। अब उस जंग में होगा क्या? देखो, चाइना और रशिया तो एक साथ लड़ेंगे, जिससे भी लड़ेंगे। अब इंडिया बीच में है। अब आपको पता इंडिया क्या वेरी करेगा? डिफिकल्ट पोजीशन। इंडिया क्या करेगा इस सिचुएशन में, बताओ क्या कहता है देखिए, आपका thought मेरे process? हिसाब से मैं ये कहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस स्टार्टिंग में हमारे पुराने टाइम से बहुत अच्छे रहे हैं, तो वो रशिया की तरफ जाएगा और वो जैसा रशिया चाहेगा वैसा करेगा। बट हाँ, आजकल हाल के टाइम में यूएस के साथ भी अच्छे रिलेशन इंडिया के हुए हैं। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर इंडिया, बट मुझे लगता है शायद वो रशिया के साथ चले। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन जो मुझे लगता है, देखो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया भी बैठे हुए हैं, वो भी परमाणु बम लेके बैठे हुए हैं, नॉर्थ कोरिया वगैरह। अब उसमें होगा क्या? चाइना करेगा इंडिया पे भी अटैक, और जब चाइना इंडिया पे अटैक करेगा तो रशिया चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना और रशिया बहुत है। उधर पाकिस्तान सामने है, श्रीलंका और बांग्लादेश को तो उन्होंने खत्म कर दिया पहले, उनसे इतना हमें खतरा नहीं आज की डेट में। हमें खतरा है मेन चाइना से, क्योंकि जब कहीं पे लड़ाई होती है ना सुमित, तुमने देखा होगा, अगर 50 लोग हैं उनमें से 2 लोग की लड़ाई हुई ना तो लोग छुड़ा लेते हैं। लेकिन आप सोचो 50 की आपस में लड़ाई हो जाए तो फिर कोई नहीं छुड़वा सकता, छुड़वाने वाला फिर नहीं तो होता। इसका फिर तो कोई अंत जो नहीं है। ताकतवर होगा, जिसने हाँ, जितनों को मार लिया। जो सुपर पावर है वही रहेगा। अभी जंग में क्या होगा, उस समय क्या होगा, पाकिस्तान भी सोचेगा, लेकिन इंडिया उस पर पहले अटैक कर देगा, क्योंकि इंडिया को पता है मेरे लिए खतरा सबसे ज्यादा मेरे पास में जो बिल्कुल बैठा है नेबरिंग कंट्रीज से पाकिस्तान है। अब उस समय जब पाकिस्तान, तो यूएस क्या आएगा, खुल के सपोर्ट आ जाएगा इंडिया के, क्योंकि यही वो समय होगा, क्योंकि उन्होंने भी डील भी साइन किए, तो इंडिया को अपना काउंटर पार्ट मानते हैं, क्योंकि इंडिया पे हमला होगा तो इंडिया को सपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ, मैं बता रहा हूँ, उस समय सिर्फ यूएस से आएगा। और आपने अभी सिंदूर जो ऑपरेशन हुआ था, इंडिया की सपोर्ट में कोई कंट्री नहीं आया, ओनली रशिया भी पहली बार ऐसा हुआ कि खुल के नहीं आया, क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि उनको लगा कि हम यूएस के करीब जा रहे हैं। रशियन देखो कुछ बोला रशियन ने, आई थिंक उनको लग रहा है, उनको सेंस हो गया और वो कि कहीं शायद ना कहीं पाकिस्तान को भी सपोर्ट। अब जब रशिया पाकिस्तान के सामने खुल के आ जाएगा ना, और ये चाइना आ जाएगा, तो यूएस के पास कोई सिचुएशन या कंडीशन बचती नहीं है, कोई ऑप्शन बचता नहीं है सिवाय इंडिया के साथ देने, क्योंकि मिडिल ईस्ट तो साथ हो ही जाएगा उसके। अब यूएस, इंडिया और मिडिल ईस्ट जितने यूएई वगैरह, ये आपस में जंग लड़ेंगे इन सबसे, जितनी भी कंट्री, चाइना हो गया, रशिया हो गया, और तुम देखो क्या बवंडर मचेगा। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर गॉड फॉरबिड्स अगर ये सेकंड कंडीशन रहती है तो सब आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगे, और हो सकता है कि न्यूक्लियर वॉर भी हो जाए इसी के चक्कर में, किसी के दिमाग में हो जाए। तो न्यूक्लियर वॉर का मतलब आपको पता ही है, अगले 35 साल गए, जनसंख्या बढ़ रही है वैसे भी, भगवान लोग कुछ तो ना कुछ मरेंगे हमेशा। मरेंगे, और 35 साल नेक्स्ट 35 इयर्स गॉन ना। पहले लोग कहते हैं ना पिड़ले आ रही है, ये पिड़ले वही है, जनसंख्या को कम करने के लिए हम सारा तो कुछ उजाड़ दिया है। ये कोई हमारा जब लास्ट टाइम डायनासोर्स यहाँ से वैनिश हुए थे, एस्ट्रॉइड गिरा था, बट यहाँ एस्ट्रॉइड नहीं गिरेगा, या हम खुद एटम बॉम्ब गिरेगा, अपने आप को ही खुद, हमारी जो ह्यूमैनिटी है वो खुद ही खत्म हो जाएगी, खुद ही खत्म हो जाएगी। और यही टाइम होगा सुमित, देखो इस जब वॉर होता है ना, तो जो पहले अटैक कर लेगा वो हमेशा विन विन सिचुएशन में रहता है, क्योंकि जब परमाणु बम जो पहले घेर देगा वो बच, लेकिन उसके पीछे भी कोई बैठा घेरने वाला। यही वो समय होगा जब हम पाकिस्तान से पीओके को वापस ले सकते हैं, क्योंकि उस समय कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, सब वापस लड़ रहे हैं, जितनी जगह जिसने घेर ली वहां जाके बैठ गया। उसके बाद 1-1.5 महीना में सब कुछ शांत हो गया, सब जो जनसंख्या बची है वो कहेंगे भाई ये सब तो हो लिया, अब आराम से थोड़ा आई होप ये सब देखने के लिए आप और मैं रहे हैं यहाँ पे वो तो देखो सबकी वापस देखते हुए देखो सबकी एक्सपायरी है, कब क्या होगा। लेकिन हाँ, जहां हम रहते हैं दिल्ली में, सबसे ज्यादा खतरा यहीं पे होगा, एयरपोर्ट क्योंकि यहाँ पास है, ऊपर से बिल्डिंग है वगैरह, जिससे टारगेटेड एरिया होते हैं, क्योंकि मेन बिल्डिंग्स पे आप देखते हैं ना, जहाँ पे उनकी रिफाइनरी होती है, जामनगर गुजरात में हो गया, जहाँ पे हमारी रिफाइनरी वगैरह बनती है, जहाँ से हमारा तेल प्रोड्यूस होता है, जहाँ हमारी एनर्जी है, पावर प्लांट है, तो मेन वही चीजें जगह होती है, क्योंकि
जब युद्ध होता है ना सुमित, तो लोगों को ज्यादा नहीं मारते डायरेक्ट आज के डेट, आपने देखा वो तो होगा। ऑब्वियसली वो उनकी जो सोर्सेज है ना उनको खत्म करेंगे ताकि ये अपंग हो जाए, ये खुद ही घुटने टेक दे भाई हम तुम्हारे साथ हैं। राइट जैसे कि अभी ईरान में भी हो रहा है और सब जगह हो रहा है। राइट। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि या तो ईरान को खत्म, मिडिल ईस्ट चाहेगा कि या तो ईरान पूरा खत्म हो जाए, जो कि अबू धाबी या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तभी वो दोबारा स्टैब्लिश हो सकते हैं, बिल्डिंग वगैरह, लोगों का डर खत्म होगा। या फिर ये वर्ल्ड वॉर पूरी दुनिया में छिड़ जाए, ताकि खाली दुबई को ये ना रहे कि भाई खाली दुबई में वॉर हुआ था, ताकि इन्वेस्टर्स दोबारा वहां पे जा पाए Correct. और दोबारा स्टैब्लिश कोई भी कंट्री हो पाए। तो ये गाइस आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ही सेंसिटिव है, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। राइट। हम ये नहीं कहते सब कुछ हो ही जाएगा, बट हमें ऐसा हो सकता है आपका थॉट डिफरेंट हो, बट दिस इज आवर ऑन डिस्कशंस, और हो सकता है कहीं आपसे हमसे रिलेट भी कर सकें, और हो सकता है आपका डिफरेंट थॉट भी हो। बट गाइस सीरियसली मतलब मैं चाहूंगा कि आई होप ये सब चीजें जल्दी ठीक हो जाए, सेटल डाउन हो जाए, ताकि हम कॉमन मैन्स पे इसका कम से कम इम्पैक्ट हो, और स्पेशली जो इन्फ्लेशंस हैं, इन्फ्लेशन बहुत राइट, इकोनॉमी है वो सेटल डाउन। इन्फ्लेशन से मुझे याद आया, अब देखो अभी हमारा देश कितने साल हो गए, कितने दिन हो गए युद्ध चलते हुए, अभी इतना इम्पैक्ट नजर नहीं आया। लेकिन हाँ मैं जब देखता हूँ दिल्ली के आसपास तो मुझे, लेकिन गैस मिलनी बंद हो गई है अभी से ही, जिस तरह से सप्लाई थी पहले वो थोड़ी कम हो गई है। इन्फ्लेशन ऑलरेडी, जो 10 रुपए की चाय मिलती थी वो मार्केट में 15-20 की मिलती है, क्योंकि अब जो रेट बढ़ गया तो बढ़ ही गया है, कम नहीं होंगे, बेशक गैस के पैसे कम हो जाए, गैस मिलनी चालू हो जाए, तो इन्फ्लेशन ऑफ कोर्स इसका एक रिजल्ट ही आएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जैसे कोविड के बाद सब चीजें बढ़ी ना रेट, रियल इस्टेट सबसे ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि युद्ध अगर रुक गया 1-1.5 महीने में, अगर वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, तो फिर रियल इस्टेट, सोना और जितनी भी चांदी है, इन सब के रेट और बढ़ने वाले हैं। और खाने पीने की चीजें की तो आप भूलो मत, इतनी महंगाई बढ़ने वाली है, लगभग मुझे जो लगता है 20 से 30% का इन्फ्लेशन आएगा ही आएगा। तो इसके लिए आप तैयार रहे, बट हाँ थोड़ा पेशेंस बना के रखे, पैनिक ना हो कि पता नहीं दुनिया खत्म होने वाली है। जिसकी जिंदगी लिखी है भगवान ने जितनी, वो तो अब देखो ना, वो यूएस अपने पायलट को निकाल के ले गया ईरान से आज ही। तो जिसकी जितनी जिंदगी लिखी है वो तो लिखी है भाई, वो उसको कोई नहीं बदल सकता। बाकी गाइस प्लीज आप कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड वॉर होगा, या ईरान बिल्कुल खत्म हो जाएगा, या अमेरिका अपने घुटने टेक देगा। मुझे तो लगता नहीं अमेरिका इतनी जल्दी घुटने टेकने वाला है, वो भी ईरान से ज्यादा, वो भी क्या बोलते हैं, इगोस्टिक पर्सन है। ईरान का तो देखो, ईरान तो रिटेलिएट कर रहा है, क्योंकि ईरान के लोग मारे जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स उसका तो वो तो करेगा अपने डिफेंस में सब कुछ। लेकिन अमेरिका ने बिल्कुल हद मचा दी है, किसी भी कंट्री में जा रहे हो बम फेंक दो, कुछ भी कर दो, लेकिन और देशों को भी खड़ा होना चाहिए, उनको बोलना चाहिए भाई दिस इज नॉट राइट। सो आपको क्या लगता है प्लीज बताइए गाइस। एंड सुमित आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस इतना चाहूंगा, आई क्रॉस माय फिंगर्स, एवरीथिंग शुड सेटल डाउन एज सून एज पॉसिबल। और आप हमारे इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सो थैंक यू गाइस, कीप अस वाचिंग, ऐसे ही अपना प्यार बना के रखिएगा। काफी अच्छे कमेंट्स आते हैं कि आप लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।